बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने हर हेड की तरह शुरू में बात की थी कि चार बातें पढ़ रहे होंगे और इन चार में से अगर हम अभी तक गौर करें तो जो सबसे अहम बात हम पढ़ रहे हैं दैट इज डिडक्शंस नॉट अलाउड। ठीक है ना, डिडक्शन की असल में गुफ्तगू हो रही है कि डिडक्शन नॉट अलाउड। अब हमें यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस बात को समझना है कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? अकाउंटिंग। ठीक है ना, हमेशा सवाल ऐसे होगा कि ये एक कंपनी है या ये एक इंडिविजुअल है, इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशन दो तरीके से एग्जामिनर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% वो बताता है आपको पहला ऑप्शन। ऐसे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। क्या गिवन है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और एक आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अकाउंट। यानी 80% सवाल यहां से शुरू होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसने एक बात बता दी कि जनाब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 2 मिलियन। ठीक है ना, अब हमें फौरन सबसे पहली चीज जो बात समझनी है कि मेरा सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मेरे सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट 4। वो क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं वो हम सेक्शन 21 में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बस पहली एडजस्टमेंट कहता है जनाब कंपनी ने 3 लाख रुपया टैक्स पे किया है, विच हैज बीन चार्ज एज एन एक्सपेंस। तो हमने देखा कि यार नहीं, हम तो शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे अकाउंट में अभी एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ, तो इसे डिसअलाउ करने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ से माइनस हुआ ही नहीं। डिसअलाउ का मतलब था ट्रीटमेंट का रिवर्सल करना। तो जहां से मेरा सवाल शुरू हो रहा है वहां तो इसकी ट्रीटमेंट हुई नहीं हुई है। लेकिन अगर यही सवाल यहां से शुरू हो रहा होता तो क्योंकि अब एक्सपेंस चार्ज हो गया है और टैक्स वाला इसे अलाउ नहीं कर रहा है तो रिवर्सल डालने की जरूरत है। ये बात समझ आई? और तीसरी बात आई, उसने वो मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के दे दिया। यानी ऐसे लिखा हुआ था, उसने डाटा इस तरह दे दिया, सेल्स दे दी, कॉस्ट ऑफ सेल दे दी, एडमिन एक्सपेंसेस दे दिए, सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, टैक्स दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे एक मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दिया। अब आपकी लिबर्टी है, आपकी मर्जी है आप सवाल कहां से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया खड़ा है। आपका दिल करे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू कर दें, आपका दिल करे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू कर दें। यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, इससे सिर्फ और सिर्फ टैक्स की एक ट्रीटमेंट का फर्क आ रहा है कि टैक्स मैंने डिसअलाउ करना है या डिसअलाउ नहीं करना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो सेक्शन 21 का सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है कि सवाल आप शुरू कहां से कर रहे हैं। एनी टैक्स रेट, ये वाली बात तो यहां हम तय कर रहे हैं कि यार ये वाले एडजस्टमेंट डिसअलाउ होनी है कि नहीं होनी है। इट विल डिपेंड्स ऑन वेदर द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब एग्जामिनर ने सवाल ही ऐसे बनाया, उसने मुझे दिया ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, तो मैं बाउंड हो गया हूं, ऐसे चल रहा हूं। या एग्जामिनर ने मुझे दिया ही ये हुआ है तो मैं बाउंड हो गया हूं, मैं सवाल यहां से शुरू करूंगा। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा दे दिया, लिबर्टी दे दिया। अब मेरी मर्जी है मैं यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से शुरू करूँ। क्लियर होगी बात? फिर सेक्शन 21 हमें और क्या बता रहा है, वो कह रहा है यार आपने
अब देखनी है, अगली बात देखनी है कि कुछ एक्सपेंसेस के बारे में वो आपको बता रहा है कि इस पर टैक्स कटा है या नहीं कटा। अब जाहिर है एक्सपेंसेस के वो हेड बनाए हुए हमने, कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ सेल, एडवन, सेलिंग। वो कहता है जी सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7,50,000 ऑन विच नो डिडक्शन हैज बीन मेड बाय द कंपनी। डिसअलाउ। अब क्या है, आप यहां अब सवाल का फर्क खत्म हो गया, अब इन दोनों का खत्म हो गया। वो सिर्फ टैक्स के लिए बात आ रही थी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब दोनों सूरतों में हमने देखा कि यार यहां से तो ये हमने एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है, माइनस हुआ है, तो रिवर्सल डालें, ऐड बैक कर दें। ऐसे तमाम खर्चे जिनके ऊपर टैक्स नहीं कटा, कटना चाहिए था और नहीं कटा, कटना चाहिए था और नहीं कटा, तो आप क्या करेंगे? उसको डिसलॉ कर देंगे। फिर एक प्रोविजो आ रही थी कि लेकिन अगर आपने परचेजेज और रॉ मटेरियल खरीदी हैं, फिनिश गुड और रॉ मटेरियल खरीदी हैं, यानी स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है, तो फिर जो मैक्सिमम डिसअलाउंस है दैट वुड बी इक्वल टू 20% ऑफ योर परचेज। तो फिर जाहिर है इसके मुताबिक चलेंगे। फिर एक बात और थी कि आपने टैक्स नहीं काटा, वो पहले वाली एडवन एक्सपेंसेस इंक्लूड 7,50,000 ऑन विच नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, हाउएवर सप्लायर हिमसेल्फ हैज पेड द टैक्स। अलाउ हो गया? बात समझ आ रही ना? अब एग्जामिनर मेरे से क्या बातें कर सकता है, ये हर दफा मैंने आपसे यहां बना रखी है। एक वो सीधी बात कर सकता है किसी भी खर्चे के बारे में कि टैक्स नहीं कटा, तो बस ठक करके हमने उसको डिसअलाउ कर दिया। एक वो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड के बारे में बात कर सकता है, और एक इसके वाली बात करके फिर यहां आ सकता है कि हमें नोटिस आया था, हमने टैक्स पे कर दिया, या उस बंदे ने खुद टैक्स पे कर दिया। तो दोनों सूरतों में अब डिसअलाउ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई ना? अच्छा जी, जी अभी चलते, उधर चलते, अभी चलते, उसके बाद आगे चले जाना। हम कोई परचेजेस कर रहे हैं और वो थर्ड शेड्यूल आइटम है, तो हमें क्या कह रहा है? इसका मतलब है हम कोई ग्रोसरी टाइप स्टोर है, थर्ड शेड्यूल आइटम तो वहीं हम खरीद रहे होंगे ना। तो अब हमने किससे माल खरीदा है? क्या वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, यानी इसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का पुराना नाम होता था, क्या वो फाइलर है, क्या वो फाइलर नहीं है? ठीक है ना, आजकल हम उसे कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है में है तो फिर आप जो कमीशन उसको पे कर रहे हैं दैट इज अलाउड, और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप उसको 0.2% ऑफ सेल उसे एज अ कमीशन पे कर सकते हैं। इससे ज्यादा कमीशन अगर आपने पे किया है तो दैट शुड बी डिसअलाउड। आम में तो आएगा ही ना, आम में तो ये आएगा ही नहीं, कोई और कमीशन नहीं है, थर्ड शेड्यूल आइटम के कमीशन की बात हो रही है। ये असल में भी हमने सेल टैक्स पढ़ा नहीं ना, सेल टैक्स में कोई 20 आइटम है जिसे हम थर्ड शेड्यूल आइटम कहते हैं, उन 20 आइटम की परचेज से रिलेटेड बात हो रही है। कमीशन मसलन हमने प्लॉट खरीदा है, किसी को कमीशन पे किया है, हमने कोई गाड़ी खरीदी, उस कमीशन पे कोई एतराज नहीं है, ये थर्ड शेड्यूल की आइटम के ऊपर कमीशन की बात हो रही है। क्योंकि ये सारी कॉटेज इंडस्ट्री है ना, जो छोटे छोटे बिस्किट मैन्युफैक्चरर हैं, जो छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, ये वाले, ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए ये काम किया गया। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, फिर वो प्रोविडेंट फंड, और ये, और फिर हमने कल पेनल्टीज की बात की थी। ठीक है ना, आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हम, कल वो सेल प्रमोशनल एक्सपेंस की बात भी हो गई थी, फिर हमारी सैलरी की बात भी हो गई थी कि जनाब सैलरी 32,000 से ज्यादा जो है वो क्रॉस चेक से पे होनी चाहिए। अब सैलरी के ऊपर 2 प्रोविजन आ गई। एक जनरल प्रोविजन है 32,000 से ज्यादा की सैलरी क्रॉस चेक से पे होनी चाहिए। एक दूसरी प्रोविजन है अगर सैलरी टैक्सेबल लिमिट में है तो फिर टैक्स भी कटना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा जी, ओके हो गया। फिर वो आ गया था कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का कल जिक्र हम कर गए थे। ठीक है ना?
हमने कहा जनाब क्या एक्सपेंस किया, क्या कैपिटलाइज किया, क्या कैपिटलाइज नहीं किया, ये सारी बातें भी हमने डिटेल में अभी दोबारा भी पढ़नी है, ये सारा फिक्स एसेट्स की बातें आनी है। फिर प्रमोशनल एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, ठीक है। अब एक और बात हमने करनी है, ज़रा मुझे किताब से देख के बता दें कि इसकी कोई लिमिट तो चेंज नहीं हो गई। ये ज़रा चेक कर दें। एनी एक्सपेंडिचर फॉर ए ट्रांजैक्शन पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड विच एग्रीड 2,50,000, ये 2.5 लाख ही है ना, ओके जी। अब ये ट्रांजैक्शन पेड, अब अलग, असल में ऐसे समझें, गवर्नमेंट जो है वो फिल्टर लगा रही है टैक्स की, उसको एवेजन को रोकने के लिए। अच्छा, पॉइंट ये अपनी सीक्वेंस में नहीं आ रहे, यहाँ स्लाइड की सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और, गवर्नमेंट पहला मैयर क्या करती है, वो आपको कहती है कि यार आप एक्सपेंस कर रहे हैं ना, आप ऐसे करें कि हम वेरीफाई कर सकें। अब इस वेरिफिकेशन का जनरल तरीका क्या है, वो कहते हैं क्रॉस चेक से करें, एक तरीका। अच्छा, थोड़ा सा और शक पड़ता है, वो कहता है यार सामने वाले का टैक्स भी काटें, ताकि पता चले कि किसी असल बंदे की पेमेंट हो रही है कि ऐसी अकाउंट्स में हम सिर्फ डाली जा रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना, यानी अकाउंट में टेम्परिंग तो नहीं हो रही। अब इसके ऊपर जैसे सैलरी है, हम कहते हैं जनाब हम इतने तो हमने सैलरी के एक्सपेंसेस पे कर, जैसे आप ऐसे एजम्पशन है, एक इदारा है वो चाहता है मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, वो कहता है जी ये लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं इन्हें सैलरीज पे कर रहा हूँ, तो ये तो खर्चा हो गया। अच्छा, लेजिस्लेटर के जहन में एक बात है कि जो ये अब जाहिर है ये ना बड़े बड़े टैक्स पेयर्स की बातें हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं ना, वो छोटी छोटी सैलरी से अपने अकाउंट्स को इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे, जैसे 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार वाले एम्प्लॉयज़ से। इसीलिए उन्होंने कहा यार जो 32 हज़ार तक की सैलरी है ना, वो आप कैश में भी पे कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ऊपर वाली की पहला चेक लगाया क्रॉस चेक पे करें, दूसरा लगाया अगर टैक्सेबल लिमिट से क्रॉस हो रहा है तो उसका टैक्स भी जमा कराएं, टैक्स काटें उसका। ये तो आ गया सैलरी की स्पेशल। अब ये एक और ट्रांजैक्शन आ रही है, एनी एक्सपेंडिचर फॉर ए ट्रांजैक्शन पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड। अंसारी साहब ने आपको बढ़ा रखे हैं हेड्स ऑफ अकाउंट, जो आप जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो जिसके लेजर बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड अकाउंटिंग हेड। कि यार हम अपने एक्सपेंसेस को किस किस नज़र से देख रहे हैं, मसलन स्टेशनरी एक्सपेंस, मसलन रिपेयर एक्सपेंस, मसलन ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मसलन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मसलन इस तरह के जो खर्चे हमारे, इसको हम क्या करें, अकाउंट हेड। वो कहते हैं अगर किसी सिंगल अकाउंट हेड में एक साल में आपका खर्चा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है, एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड इन एग्रीगेट एक्सीड 2,50,000 मेड अदर देन बाय अ क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक। अब वो कहता है भाई अगर ना किसी अकाउंट में एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा का खर्चा होना है, तो फिर इस अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है ना, वो भी आपने क्रॉस चेक से करनी। पहले तो हम ये सोच रहे थे, एक ये बड़ा लॉ आया था, बड़ा तकड़ा लॉ आया था, लेकिन साथ ही वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। अगर मसलन हम ऐसे सोचे ना, मसलन कॉलेज में हमारा कोई एसी खराब हो गया, कोई फलां हो गया, कोई ऐसे छोटी छोटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, साल में 2.5 लाख से तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। अब आप समझें कि हमें, अब ये पहले ना हमें फोरकास्टेड फिगर पे पता है कि हमारा ये खर्चा 2.5 लाख से ऊपर का ही है, हमारा फोटोकॉपी का खर्चा 2.5 लाख से ऊपर का ही है, हमारा फलां खर्चा 2.5 लाख से ऊपर है, और कुछ खर्चों का हमें पता होगा नहीं 2.5 लाख नहीं, ये लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के खर्चे। अब लॉ हमें 2 हिस्सों में बांट रहा है, तो कह रहा है वो वाले खर्चे जो 2.5 लाख से कम है उन्हें तो जैसे करना कर दो, कोई बात नहीं है, छोटे एक्सपेंसिव है, लेकिन जो 2.5 लाख से ज़्यादा हैं उनकी ट्रांजैक्शन को जो है क्रॉस चेक से करें। अब आप समझें कि जनाब ये एसी हो गया ख़राब, मार्केट से बुलाया किसी मैकेनिक को, उन्होंने कहा सर 4,000 रुपया लगेगा, एसी ठीक हो जाएगा। अच्छा कर दो। फिर हमने तो कहा भाई हम तुम्हें क्रॉस चेक से पेमेंट देंगे। अपना थैला उठा के कहता सर मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ घर। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, आपकी कोई गाड़ी खराब हो गई है और फर्ज किया ये कंपनी की गाड़ियां हैं, अब आप मैकेनिक पे खड़े हैं और आपको पता है हमारी गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो कहते क्रॉस चेक पे करें।
अब प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, मैकेनिक को, इन्हें कैसे क्रॉस चेक पे करें? तो जब ये यहाँ तक का लॉ बना तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ गए। फिर लॉ ने इसमें कुछ चीज़ों को रिलैक्स करना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं, दो बातें हैं, अब दो बातें समझनी आप। ये प्रोविजन कब अप्लाई होगी? नंबर 1, अगर उस अकाउंट हेड का टोटल साल का खर्चा 2.5 लाख से, अगर सिंगल अकाउंट हेड का एक्सपेंस 2.5 लाख से एक्सीड करेगा। 2.5 लाख है फिर भी नहीं अप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर 2.5 लाख से ज्यादा इस हेड में साल में खर्चा होना है तो आपने क्रॉस टैक्स से पेमेंट करनी है। कौन सी? अब कुछ एक्सेप्शन डाल दी, ये भी देख लीजिएगा। 25,000 ही है कि 50 हो गई है ये? एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग, यानी अब 2.5 लाख की एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है, अलग अलग ट्रांजैक्शन आ रही है ना। पूरे साल में एक ट्रांजैक्शन, 2, 3, 4, 5, 6। वो कह रहा है जो 25,000 से छोटे खर्चे हैं ना वो आप कैश पे कर दें, कोई बात नहीं। यानी वो जो मैकेनिक आया था 4,000 मांग रहा था, उसको दे दे। लेकिन अगर वो कह रहा है जी सर जी 30,000 रुपया लगेगा, तो अब क्रॉस चेक ही देना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में, इस लेजर में 25,000 से एक्सीड कर रही है वो क्रॉस चेक से ही पे करने हैं। 2,000, 3,000, 25,000 तक की ट्रांजैक्शन कर लें, कोई मसला नहीं है। दूसरी एक्सेप्शन, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में बिजली, पानी, गैस आ गया, इनके बिल जमा कराने के लिए आप कैश जमा करा दें बैंक में, कोई मसला नहीं है। क्या 25,000 से ज्यादा भी हो, क्या करोड़ रुपए का भी हो। यानी आप जरा सोचे ना कि लेजिस्लेटर सोच कैसे रहा है। वो पता कैसे सोच रहा है? वो कह रहा है यार ये ना लोग, मैं एक बुरा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, FBR वाले टैक्स पेयर को चोर तस्वुर करते हैं ना। वो ऐसे ही बनाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो चोरी कर रहे हैं। वो इस नज़र से चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। अब चोरी को रोकने के लिए वो कह रहे हैं अच्छा छोटी छोटी ट्रांजैक्शन तो अलाउ कर दो। लेकिन ज़रा सोचें, क्या कोई बंदा ये चोरी करेगा वापडा के साथ मिलके कि यार तुम ना मेरा बिल ज़्यादा भेजा करना ताकि मेरा खर्चा बढ़ जाए? वो कहते नहीं नहीं, ऐसा तो बंदा पाकिस्तान में कोई नहीं है, ये तो अदर वे राउंड लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। तो कहते नहीं, फिर आप कैश में दे दें, क्योंकि मसला तो कैश में देने से उन्हें चोरी नज़र आ रही है। उन्हें इस बात में चोरी नज़र आ रही है कि यार ये ना रिपेयर होगा 4,000 का और ये कहेंगे 40,000 का हुआ है। तो रेको नहीं जी फिर क्रॉस चेक से पे करो ताकि पता चले किसने 40,000 लिया। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बिल आए 2 लाख का और ये कहें जी 25 लाख का बिल आया, वापडा वालों के साथ मिलके कहेंगे 25 लाख का बिल आया। उन्होंने इसको निकाल दिया, ठीक है ना। इसी तरह फ्रेट चार्जेस, ये प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से भी है, यानी किराए। अब वहां भी जाहिर है ये इतना ज्यादा बड़ी एम्बेजलमेंट हो भी नहीं सकती। ट्रैवलिंग फेयर, ये भी थर्ड पार्टी से जाहिर है, कोई एयर टिकट खरीदी है, कुछ खरीदा है तो उसका एविडेंस और तरह से आ जाएगा। इसी तरह कोई पोस्टेज, कोई कोरियर शोरियर, और पेमेंट टू ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज, यानी जो गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं। हर जगह पे पाबंदी लगा रहे हैं, कैश नहीं देना, कैश नहीं। कहते हमें कहते बिस्मिल्लाह कैश छोड़ के जो मर्जी दे दो, ठीक है ना, पैसे दे दो गवर्नमेंट को। अब ये एक्सक्लूजन आ गई है, बात समझ आई है? अब ये याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, पहली एक्सक्लूजन क्या है? ये 25,000 से 25,000 तक की ट्रांजैक्शन, जिस मर्जी हेड की हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, यूटिलिटी, जो मर्जी हो, 25,000 तक तो अप्लाई नहीं हुआ। अब 25,000 से बड़ी ट्रांजैक्शन अगर इन हेड में आ रही है तो तब भी अलाउड है, कैश में भी। यूटिलिटी बिल 25,000 से, अच्छा 25 से कम होता है फिर तो पिछली प्रोविजन ही काफी थी ना। इसका मतलब है यूटिलिटी बिल 25,000 से ज्यादा भी हो तो पे कर दें कैश में। ट्रैवलिंग फेयर 25,000 से ज्यादा भी हो, सिंगल ट्रांजैक्शन, तो पे कर दें कैश में। इसी तरह फ्रेट चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसिव अगर गवर्नमेंट को टैक्स देने लगे 25,000 से ज्यादा भी है तो क्रॉस टैक्स से पे कर। बात समझ आई है? अच्छा सर ये मतलब ऐसे रखा है जिनका एविडेंस हमें मिल सकता हो मतलब कहीं से? वो बस वो उस वक्त उनके जहन में जो बातें आई हैं उन्होंने, जाहिर है इसके पीछे एक वर्किंग हो रही होती है, सारी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर ये सारा काम कर रहे होते हैं ना कि यार ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तो क्रॉस, मसलन आप न्यू खान से कहीं जा रहे हैं तो क्रॉस चेक तो नहीं लेगा ना वो, ठीक है। इसी तरह कोई
आपने ट्रक वाला मंगा लिया है, सामान कहीं भेज रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो क्रॉस चेक शायद ना ले रहा हो, तो इस तरह प्रैक्टिकली कुछ चीजें निकाल ली। अब असल बात देखनी है कि इसने अप्लाई कैसे होना है। देखें जरा, कंपनी मेड बिलो मेंशन पेमेंट इन, अब पहले जरा समझे दोबारा, हेड ऑफ अकाउंट देखना है। रिपेयर इज वन हेड ऑफ अकाउंट, रेंट इज another head of account, stationery is another head of account, utility expense is another head of account. How this section will apply? सबसे पहले देखना है, हमें कहते हैं कि क्या हम इस सेक्शन में फॉल भी करते हैं कि नहीं करते हैं, वो देखना है। कैसे? इसका टोटल, रिपेयर में टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, इस पर तो अप्लाई नहीं हुआ, ये हेड 2.5 लाख से एक्सीड ही नहीं किया। इसकी 25, इसकी ये ट्रांजैक्शन तो वैसे भी अलाउ थी 25, इसकी ये भी अलाउ हो गई है, क्योंकि ये पूरा हेड 2.5 से कम है, तो भले आप एक ही ट्रांजैक्शन 1,38,500 की भी कर देते तो अलाउ हो जाएगी, क्योंकि पहले इस सेक्शन में फॉल करने के लिए 2.5 लाख से वो अकाउंट हेड साल में एक्सीड करना चाहिए। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब है अगर वो कहे कि रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड और फिर ये बताए, तो हम नो एडजस्टमेंट, क्योंकि अकाउंटिंग में भी सारा माइनस हुआ 1,38,000 और टैक्स वाले को भी 1,38,500 पे कोई एतराज नहीं हुआ। ये बात फॉलो करके अगले अकाउंट में गए, रेंट एक्सपेंसेस 2,64,000 एक्सीड कर गया। अब देखना इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, ये भी 25,000 से कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, सारी कम, तो अगर आपने कैश भी पे कर रखा है तो कोई मसला नहीं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? आप अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो ट्रांजैक्शन का लफ्ज मतलब सिंगल, ठीक है ना? पीछे से पढ़ लें अल्फाज से, ये देखें, अगर अल्फाज से खेलना है तो आ जाए, चलते हैं। Any expenditure for a transaction, ठीक है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। स्टेशनरी एक्सपेंस, पहले क्या देखना है? पहले देखना है क्या इस पर ये वाला क्लॉज अप्लाई हो रही है, 2,58,000 एक्सीड कर गई, ठीक है ना? 8,000 की वजह से एक्सीड कर गई है, लेकिन अब सब पर अप्लाई होगा। अब देखना है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, 42,000, अगर ये कैश में है तो डिसअलाउ, 33,000 डिसअलाउ, 46,000 डिसअलाउ, 24,000 अलाउड, 34,000 डिसअलाउ, 36,000 डिसअलाउ, 43,000। क्लियर हो कोई बात? यूटिलिटी एक्सपेंसेस 6,26,000 अलाउ, क्यों? ये तो उन वाली बातों में आ रही है जहां ये पूरी प्रोविजन अप्लाई होनी नहीं है। कौन कौन सी? यूटिलिटी, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, पेमेंट टू गॉड। बात समझ आ गई? अच्छा जी, देखिए अब ये सवाल में एडजस्टमेंट कैसे आई थी? कंपनी मेड ऑल द बिलो मेंशन पेमेंट इन कैश। अब हमने देखना था कि कैश में ये कहाँ खड़े हैं, तो कौन कौन सी अलाउ हुई, कौन कौन सी डिसअलाउ हुई, कौन कौन सी अलाउ हुई, कौन कौन सी डिसअलाउ हुई, तो ये हमने कैलकुलेट करके जो जो डिसअलाउ हो रहा था वो डिसअलाउ कर दिया जी। हाँ, तो फिर अलाउ नहीं हो, डेफिनेटली अलाउ नहीं हो, लेकिन उसका तरीका ऐसे नहीं। असल में होता क्या, अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे एफबीआर ने काम कैसे करना है। एक हम लफ्ज़ कहते हैं कि डेटरेंस तो मेंटेन रखना है, यानी अपना खौफ बरकरार रखना है। हम सारा लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर में हम एक जाके चैप्टर पढ़ेंगे रिटर्न्स एंड असेसमेंट वाला, थ्योरेटिकल पार्ट, वहाँ हम पढ़ेंगे और हम साल के आखिर में ना अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे। अब
कॉन्फिडेंस टैक्स पेयर का, जैसे अभी मैंने एक डायलॉग बोला कि यार हमें एफबीआर तो चोरी समझ रहा है, अब कॉन्फिडेंस बहाल करना है टैक्स पेयर का कि लोग कहने नहीं यार ये बात ठीक नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट बड़ा अच्छा बंदा समझती है। अब हमने इसका इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना है? अब सारे मुल्क से लोगों ने रिटर्न जमा करवा दिए हैं, अब हर बंदे का रिकॉर्ड चेक नहीं होना, हम इसमें से मैक्सिमम 10% लोगों का रिकॉर्ड चेक करेंगे बैलेटिंग करके। तो पहले रिटर्न जमा करा देनी आपने, उस वक्त आपने ख्याल करना है कि यार ये चीज़ मांगी जा सकती है, मेरे पास है तो मैं क्लेम करूं। लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है, आपको अगर जमा कराओ, अगर नाम बैलेटिंग में आ गया तो फिर ढूंढेंगे वोचर कहाँ पड़े हैं ना आया तो फिर तो गुजर गया। बस यही है, इसका मतलब है आधा काम किस्मत का भी है ठीक है ना। तो आपका 90% में अगर आप फॉल करते हैं तो फिर तो गवर्नमेंट आपकी एज इट इज अकाउंट्स को मान रही है, कुछ नहीं पूछ रही, कुछ नहीं कह रही, सिर्फ 10% लोगों को छेड़ेंगे या रैंडमली बैलेटिंग होगी, पूरा इसका उसूल है, बैलेटिंग होगी, फेयर होगा सर, या अब खाली ये नहीं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा कि अगर कोई बंदा बात मान नहीं रहा, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार, तो फिर उसको तो नोटिस जा ही सकता है ना, जो स्पेशल लोगों के हम केसेस खोल सकते हैं। ये 2 प्रोविजन हमें उस चैप्टर में नजर आएंगे, लेकिन उसमें मैं आप फॉल नहीं करते ना, हमारे से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मांग रहा ना। नहीं, कुछ चोरी को क्रिमिनल लॉ बना देते हैं, कुछ चोरी को, रेवेन्यू की चोरी को हम क्रिमिनल लॉज में ट्रीट करते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये प्रोविजन हमें समझ आ गई जी। यहाँ लॉ ने ना थोड़ा सा वो समझाने की भी कोशिश की है कि क्रॉस चेक से, ये मैंने कल आपको बात समझा दी थी, फिर भी पढ़ लेते हैं। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड which in aggregate exceed 2,50,000 made other than by cross check drawn on bank or by cross bank draft or cross pay order or any cross banking instrument showing transfer of the amount from one business account to, ये वही वाली बात है जो कल मैं समझा रहा था कि बाद दफा हम ना एक लफ्ज लिख देते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक तो एक खास टेक्निकल बी लॉ पढ़कर आए हुए खास चीज का नाम है, नहीं, टैक्स वाला जब ये कह रहा था ना थ्रू क्रॉस चेक, इसका मतलब है बैंकिंग चैनल, ऐसा चैनल जिससे पता चल सके बाद में कि पेयर कौन है और पेई कौन है, ठीक है ना। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर, जायज कैश और फुला कैश और नाजायज कैश सारे इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना इसके अंदर सारी चीजें शामिल है। सिर्फ एक उसूल है कि जहां से हमें पता चले कि पेयर कौन है और पेई कौन है। अच्छा जी आगे चलते हैं। Any expenditure of industrial undertaking for sale made to a person who is not registered under Sale Tax Act 1990। अब ये जरा ना नई प्रोविजन हैं जो अभी तक आई कैप के एग्जाम में कभी भी टेस्ट नहीं हुई हैं। हम आहिस्ता 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 टैक्स जो डिफॉल्टर लोग हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं ताकि वो बिजनेस ना कर सकें, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। 2 साल पहले हमने एक प्रोविज़न इंट्रोड्यूस की थी कि ये आप चैप्टर उसमें रिटर्न और असेसमेंट वाले में पढ़ेंगे ये बात कि अगर किसी बंदे ने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई और उसे रिटर्न जमा करवानी थी तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है उसके यूटिलिटी कनेक्शंस काट दे, ठीक है ना, उसके गैस बिजली पानी के कनेक्शन काट दे, उसकी सिम बंद कर दे, ठीक है। अब अभी तक गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई नहीं किया, अब इस साल आजकल गवर्नमेंट थ्रेट दे रही है कि जनाब हम वो करने जा रहे हैं क्योंकि रिटर्न्स की डेट गुजर गई है ना, अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई वो आप करें। इसका मतलब है हम आहिस्ता 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 घेरा तंग करते हैं। पहले हमने 2012 में ये काम शुरू किया था, 12-13 में ना, 2012-13 में इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ये पहली दफ़ा कि यार ना लोगों को 2 हिस्सों में बांट लें, जो टैक्स पे करते हैं वो अलग लोग हैं, जो नहीं पे करते वो अलग लोग हैं। अभी जो नहीं करते इनके खिलाफ पर्चे नहीं दे रहे, इनके बिजली के कनेक्शन नहीं काट, कुछ नहीं कर रहे, बस ये करने लगे हैं जो टैक्स दे रहे हैं इनको कुछ चीज़ें सस्ती मिलेंगी, जो नहीं दे रहे हैं इनको कुछ चीज़ें महंगी मिलेंगी। मतलब गाड़ी खरीदने जाएँ तो ये 1 लाख टैक्स देगा तो ये 2 देगा, प्लॉट खरीदने जाएँ तो ये 4 लाख टैक्स देगा तो ये 8 लाख देगा। ऐसे हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बिटवीन फाइलर एंड नॉन फाइलर। आप कोई भी बैंक से कैश निकलवाएंगे इसके टैक्स नहीं लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा। ऐसे लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा हमने मुश्किल में किया जिससे कुछ लोग बहरहाल टैक्स नेट में आना शुरू हो गए। फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता
जैसे अभी हम कह रहे हैं कि जी थर्ड शेड्यूल आइटम अगर आप खरीद रहे हैं और वो बंदा रिटर्न जमा नहीं कराता तो उसको 0.2% से ज़्यादा कमीशन नहीं देंगे आप। इसका मतलब ये नहीं है कि हम असल में चाहते हैं जब अब मैं बिजनेस में बैठूं और कमीशन तो उसने 0.2 मेरे से पूछ के थोड़ा लेना है, उसने तो कहना भाई 5% मेरा कमीशन है। अब मुझे आएगा यार ये 5% अलाउ, मुझे 0.2 होना है, तो बाकी तो मुझे पड़ गया। मैं कहूँगा यार बंदा बदलो, कोई वो बंदा ढूंढ के लाओ जो टैक्स फाइलर हो। अब इससे जब लोग चीज़ें खरीदना बंद होंगे तो ये खुद ही कहेगा भाई मेरे से भी टैक्स ले लो। ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाना शुरू करती है। अब इसी तरह दो गवर्नमेंट को चैलेंजेस थे, एक इनकम टैक्स, एक सेल टैक्स। बाद दफ़ा हम एक ही तीर से दोनों शिकार कर रहे हैं। जैसे वहां हमने क्या कहा कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, यहाँ भी यही कह रहे हैं। अब एक कंपनी है, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरर और जो इंडस्ट्रीज है, फॉर सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स। अब मेरी कोई फैक्ट्री है, मैंने सेल तो करनी है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है सामने वाला बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, और एक सेल टैक्स में नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं। एक पेनल्टी तो ये लगा रखी है हमने कि यार रजिस्टर्ड लोगों पे सेल टैक्स 18% चार्ज होगा और इनको 18 + 3% चार्ज होगा। पहली पेनल्टी तो ये, ताकि इन्हें चीजें थोड़ी महंगी पड़े और ये लोग खुद भी सोचें। पिछले 4-5 साल से हम ये काम तो ऑलरेडी कर रहे थे। अब हमने कहा नहीं यार, इन्हें नहीं हिदायत आ रही, इसको पकड़ो। इसे कहोगे अगर तुम इधर सेल करोगे तो एक्सपेंस अलाउ करेंगे, इधर करोगे तो नहीं करेंगे या कम करेंगे। यही ब्यूरोक्रेसी की, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की यही टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। अब ये उस तरह की है, देखें, एनी एक्सपेंडिचर फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, फार्मूला इज एज बिलो, A/B multiplied by C. A is deduction claimed, B is total turnover for the tax year, C is sale exclusive of sale tax and federal excise duty made to the person who is not registered under। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज A/B क्या बना, एवरेज सेल टैक्स का रेट। व्हाट इज A? क्लेम, और B टोटल टर्नओवर, यानी एवरेज हमारे एक्सपेंसेस कितने % है, उसके ऊपर हमने C से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया है, इसको ये एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया। अब जरा समझें इस बात को, चलिए यहां से ही समझते हैं, सवाल लेते हैं। ABC इंडस्ट्री इज एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग विद अ टर्नओवर ऑफ 500 million, turnover means sales, for tax year. During the year they made sale to 3 different parties. Party W, a registered entity for 80 million. Party X, registered entity for 230 million. Party Y, an unregistered entity for 120 million. Party Z, an unregistered entity for 70. ABC Industries claim a deduction of 190 million for the expenditure incurred in making these sales. यानी हमारी सेल थी 500 मिलियन की और हमें जो अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं वो 190 मिलियन है। इसका मतलब है बाकी हमारा प्रॉफिट है, लेकिन इस 190 में तो सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है अनरजिस्टर्ड को जो एक्सपेंस आपने किया है वो डिसअलाउ है, लेकिन कितनी लिमिट से, यहां हम लिमिट पढ़ते हैं। C इज सेल्स मेड टू पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 वेयर सेल इक्वल और एक्सीड 100 million पर पर्सन। अभी शुरू में हाथ तोला रखना जिसे कहते हैं ना, ये नहीं कहा कि सारे लोग, उसने कहा नहीं यार, इसमें से बड़े लोग, जिस बंदे को आप 100 मिलियन की सेल कर रहे हैं ना, उसके एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। बात समझ आई? पर पर्सन। इसीलिए देखिए मैंने सवाल कैसे बनाया। पहली बात, 500 मिलियन की सेल है, ये तो है ही रजिस्टर्ड, ये भी रजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड,
120 और ये अनरजिस्टर्ड, इसका मतलब है इसके एक्सपेंसेस अलाउ रहेंगे, इसके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। और अलाउ डिसअलाउ कैसे चलेगा? ए ओवर बी। एंड नाउ व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? डिडक्शन क्लेम कितनी? 190। व्हाट इज बी? टोटल टर्नओवर कितनी? 500। व्हाट इज सी? सेल्स में 2% जिससे एक्सीडिंग 120। बात समझ आई? तो सोल्यूशन कैसे करेंगे जी? ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय सी। डिसअलाउंस अमाउंट कैसे निकलेगी जी? 190 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो 45.6 मिलियन की अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगी। क्यों डिसअलाउ हो जाएगी? बिकॉज आपने उस बंदे को सेल की है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं है और आप 100 मिलियन से ज्यादा भी उसे सेल कर रहे हैं। वो अभी समझाता हूं, ठीक है ना? ये बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट जो इस वक्त लॉ में है, ये उनकी बात हो रही है जी। टोटल ऐसे समझे ना, सारे एक्सपेंसेस इस वक्त इस कंपनी के कितने थे? 190 मिलियन। टोटल सेल कितनी थी? 500 मिलियन। अगर ये रूल ना होता और किसी वजह से डिसअलाउ नहीं हो रहा, इसका मतलब है बाकी टैक्स वैक्स कटे हुए थे, कोई कैश का पेमेंट का कोई मसला नहीं था और कोई रूल नहीं था। अगर ये रूल ना आता तो हमने ऐसे कहना था जी 500 मिलियन में से 190 मिलियन मेरे एक्सपेंसेस हैं, बाकी क्या बचा? 310 मिलियन मेरा प्रॉफिट है, इस पे टैक्स लगना था। अब ये प्रोविजन क्या कह रही है? वो कह रही नहीं भाई, 500 मिलियन में से 190 में से ये माइनस हुआ है, ऐड बैक करे कितना? 45.6 मिलियन। अब 355.6 मिलियन पर टैक्स लगा बिकॉज 45.6 मिलियन विल बी डिसअलाउड। ठीक है, अच्छा जी, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन, ये बड़ी टेक्निकल प्रोविजन हैं, इसीलिए अभी आईकैप ने इनको पूछना शुरू नहीं किया। अच्छा जी, फिर पढ़ते हैं। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स, तो ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए इज डिडक्शन क्लेम, बी इज टोटल टर्नओवर फॉर टैक्स ईयर, सी इज sales exclusive of sale tax and federal excise made to person who is not registered under Sale Tax Act 1990 where sale equal or exceed 100 million per person। और फिर एक और बात लिखी हुई है, अभी तक मैंने आपको इतनी बात समझाई है, अब अगली को इंट्रोड्यूस कर। disallowance shall not exceed 10% of total। एक फिल्टर और लगाया, वो कह रहा है यार अब आप पहले ना जब वर्किंग में डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो पहला फार्मूला लगाया ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय सी, हमारी डिडक्शन निकली 45.6, ये ए है। अब बी करना है 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 190 का 10%, विच एवर इज। इसका मतलब है इस केस में अभी सिर्फ हम 19 मिलियन डिसअलाउ करेंगे जब ये प्रोविजन भी ऐड कर लेंगे। अगर ये प्रोविजन ना होती तो फिर 45.6 मिलियन डिसअलाउ होना था। तो क्योंकि आपने ग्रेजुअली पढ़नी है सारी बात, पहले आपने यहाँ तक की कैलकुलेशन पढ़ ली है, अब ये वाली भी, तो इसका मतलब है जब मेरी वर्किंग नोट बनेगा तो लोअर ऑफ का कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना ऑटोमेटिकली। इसीलिए देखें यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था डिसअलाउंस में क्या लेकर चलेंगे? डिसअलाउंस विल बी लोअर ऑफ। पहली कैलकुलेशन आई 45.6 मिलियन की, फिर दूसरी कैलकुलेशन की 19 मिलियन की, तो इनमें से लोअर ऑफ विल बी डिसअलाउंस। अब अच्छा ये बड़ा तुम तो बड़े टेक्निकल सवाल करने शुरू हो गए। अब ये इसीलिए आईकैप अभी पूछ नहीं रहा, ये सवाल जब भी अभी आएगा ना, ये ऐसे ही आएगा जैसे मैंने बनाया हुआ है। असल में होना क्या है,
रियल लाइफ में तो क्या होना है, फर्ज किया मैं एक कंपनी के टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, पहले सारा टैक्स लॉ अप्लाई कर लेना, यानी वो डिडक्शन जो डिसअलाउ होनी है वो सब हो चुकी हैं। जाहिर है कुछ डिडक्शन तो डिसअलाउ हुई नहीं ना रही, आपने कैश में पे कर दिया, टैक्स नहीं काटा, फुला नहीं किया, दिमाग नहीं किया, वो सब माइनस कर दी। उसके बाद फाइनल एक डिडक्शन की अमाउंट बनी है कितनी, 190 मिलियन की। इसका मतलब है 190 में बाकी सेक्शन 21 सारा अप्लाई हो चुका हुआ है। अब आखिरी दफा करने लगे कि अच्छा यार 190 की हमारी डिडक्शन हो रही है। अब वो कहता है कि नहीं नहीं यार एक बात और चेक करो, पहले एक बात और चेक करो। वो क्या है, पहले देखो कि बंदा सामने वाला सेल टैक्स में रजिस्टर्ड था या और था तो फिर तो कोई बात नहीं, नहीं था तो फिर चेक करो 100 मिलियन से ज्यादा की सेल तो नहीं की। इसका मतलब है अभी ये वाली प्रोविजन हमने बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगाई है। 100 मिलियन एक अमाउंट है और 100 मिलियन एक बंदे की बात है, टोटल 100 मिलियन की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है ये ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज पे भी हाथ डला है, ये प्रोविजन अभी बड़ी कंपनीज की है। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ हमने ऐसे बनाया हुआ, एक पार्टी 120 मिलियन वाली है, एक अगर वो कहते हैं ना टोटल, तो फिर तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे होते। एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द ईयर दे मेड अ सेल टू 3 डिफरेंट, और यहां से ऐसे हम चल रहे, टोटल नहीं ले रहे, एक पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन। जब लेजिस्लेशन आता है ना, कोई एक सेक्टर होता है कि जहां आप टैक्स नहीं लगा रहे, तो वहां पर आराम से चलते हैं। पहले बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे नीचे, अब आहिस्ता आहिस्ता ये अमाउंट हम नीचे लाते जाएंगे, लिमिट नीचे लाते जाएंगे, ऐसे लोग टैक्स नेट में आते चले जाएंगे। नहीं सेल के नहीं, एडमिजिबल टोटल। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर सेल, नहीं गलत जगह सांस ले लिया, ठीक है ना। ये मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ, लॉ पढ़ते हुए अगर गलत जगह सांस लेंगे तो मीनिंग गलत हो जाएंगे। तो आपने सांस गलत जगह लिया, आप मेरे साथ पढ़े, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर सेल मेड टू अ पर्सन। एक्सपेंसिस की फॉर सेल नहीं है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मेड फॉर सेल मेड टू पर्सन, ये सेल एक्सपेंस नहीं है, सेल का लफ्ज अलग है, खाली एनी एक्सपेंडिचर ने कवर कर दिया है। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है, क्या एडमिन है, क्या सेलिंग है, क्या कोई भी एक्सपेंस है। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या कर रही है, सेल करने के लिए एक्सपेंसेस कर रही है टू अ पर्सन। यहां से पता चलता है अलग अलग बंदे पे लगना है, दोनों का जो टोटल नहीं कर रहे, हम 120 और 70 का टोटल क्यों नहीं कर रहे, टू अ पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन देखनी है। इसका मतलब है अभी ये टैक्स लग रहा है जहांगीर तरीन और फुला बड़े बड़े ये जो शुगर मिल्स हैं और इनके ऊपर टैक्स लगा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर लगा है, छोटी कंपनीज अभी इसमें कवर नहीं हो। कल आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे।